मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात बजट की करते हैं, क्योंकि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट पेश कर दिया गया। किसानों, युवाओं, महिलाओं समेत तमाम वर्ग को जगह दी गई। बजट पेश होने के बाद प्रदेश में सत्ता पक्ष जहां उसकी तारीफ करते नहीं थक रहा, तो वही कांग्रेस बजट को मायाजाल बता रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्यम वर्ग की आशाओं पर पूर्णतः खरा उतरने वाला ये बजट है। इस प्रकार ये बजट सभी मायनों में ऐतिहासिक है। पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के विकास को फोकस रखते हुए ऐतिहासिक बजट पेश किया। बजट से राजस्थान को बहुत सी आशाएं थी, परंतु आशाएं जैसे जैसे निर्मला सीतारमण जी बजट पढ़ रही थी, वो आशाएं धूमिल होती नजर आ रही थी। बजट पर सियासत जोरदार। सत्ता पक्ष को बजट भाया। आम जन को प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने राहत दी है कि 12 लाख तक का टैक्स स्लैब जो बढ़ाया है, उस पर निश्चित रूप से आम जन के राहत देने वाला है। विपक्ष ने भ्रमित करने वाला बताया। बजट सुनकर लोगों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, डर गए लोग, घबरा गए कि क्या किसी सरकार की इतनी गंदी नीयत हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बजट को विकसित भारत के सपनों को साकार करने वाला बजट बताया। आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला यह ऐतिहासिक बजट माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2025-26 के बजट में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के साथ सभी वर्गों के लिए उचित प्रावधान किए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा के अलावा कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और सांसद सीपी जोशी ने भी आम बजट को शानदार और सभी वर्गों के ख्याल रखने वाला बजट बताया। नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के यशस्वी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने आज पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के विकास को फोकस रखते हुए ऐतिहासिक बजट पेश किया और उस बजट सर्वस्पर्शी है। सभी वर्गों को और सभी समुदायों को, सभी क्षेत्रों को विकास कैसे हो, इसका मेन फोकस किया गया है। जिस तरह से आम जन को प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने राहत दी है कि 12 लाख तक का टैक्स स्लैब जो बढ़ाया है, उस पर निश्चित रूप से आम जन के राहत देने वाला है और बहुत बड़ा ये मिडिल क्लास हमारा है, वो इससे राहत पाएगा और उसकी एक अगले आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि उस पर टैक्स नहीं लगने से वो सब पैसा जब बाजार में आता है तो उसका निश्चित रूप से एक रोजगार बढ़ाने में हमें सहायता करता है। मध्यम वर्ग के लिए नहीं, इस देश के लिए भी महत्वपूर्ण ये वरदान साबित होगा। ये बहुत बड़ी रिलीफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है। इस बजट ने निश्चित रूप से, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं की उन्नति और प्रगति हो, इस देश के आधारभूत संरचना को खड़ा करना हो, संस्थागत ढांचा खड़ा करना हो, रेलवे के सेक्टर में हो, सिविल एविएशन के सेक्टर में हो, हर क्षेत्र में। और किसानों के लिए मैं सोचता हूँ, किसान और ग्रामीण क्षेत्र के लिए और गरीब के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा यह बजट। सत्ता पक्ष भले ही बजट की जमकर तारीफ कर रहा हो, लेकिन विपक्ष बजट को भ्रमित करने वाला बता रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि माया जाल बनाकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। बजट सुनकर लोगों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, डर गए लोग, घबरा गए कि क्या किसी सरकार की इतनी गंदी नीयत हो सकती है। किसी के समझ में नहीं आ रहा ये बजट है क्या। क्या ये हिंदुस्तान का बजट है? 140 करोड़ लोगों का जो मुल्क है, उस मुल्क में जो बजट आता है वो 20 लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है। उसमें आम जनता की आवाज कहीं सुनाई नहीं देती। स्टूडेंट के लिए क्या है, नौजवान के लिए क्या है, रोजगार के लिए क्या है, महंगाई खत्म करने के लिए क्या है। केंद्र सरकार का बजट आया और बजट से राजस्थान को बहुत सी आशाएं थी, परंतु आशाएं जैसे जैसे निर्मला सीतारमण जी बजट पढ़ रही थी, वो आशाएं धूमिल होती नजर आ रही थी। डबल इंजन के नाम पे वोट मांगे गए, परंतु राजस्थान के इंजन को आशा भरी निगाहों से राजस्थान का इंजन देख रहा था, वो निराश हुआ और राजस्थान को कुछ नहीं मिला। विपक्ष ने आम बजट पर सवाल उठाए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जवाब दिया। मदन राठौड़ ने कहा, जो बजट को जिस भावना से देखेगा, बजट वैसा ही दिखेगा।
देखिए, जिस नज़रिए से जो देखेगा बजट, उस नज़रिए से उसको ध्यान में आएगा। MSME वाला उद्यमी जो है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर, यदि देखेगा तो उसके लिए वरदान साबित है। जो किसान देखेगा तो किसान के लिए वरदान साबित है कि तिलहन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। तो पंजाब के किसान को भी लाभ मिलेगा, राजस्थान, हिंदुस्तान के किसान को भी लाभ मिलेगा। बहरहाल बजट पब्लिक डोमेन में आ चुका है। ऐसे में वो राहत देने वाला है या फिर भ्रमित करने वाला, ये जनता तय करेगी। लेकिन उससे पहले सियासत जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच यानी बजट के बीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ी भी छाई रही। मधुबनी पेंटिंग वाली इस साड़ी के पीछे की भी एक दिलचस्प ही कहानी है। क्या है वो, देखिए इस पे रिपोर्ट। बजट वाले दिन वित्त मंत्री ने निभाया अपना वादा। वित्त मंत्री ने पहनी बिहार की बेटी की बनाई साड़ी। गिफ्ट में मिली थी मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी। वित्त मंत्री ने जो साड़ी पहनी थी वो आम नहीं, बेहद खास है। इस साड़ी को बिहार की गौरव और पद्मश्री से सम्मानित महिला दुलारी देवी ने तैयार किया था। दुलारी देवी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मधुबनी पेंटिंग वाली ये साड़ी गिफ्ट में दी थी और उनसे बजट वाले दिन ये साड़ी पहनने की अपील की थी। वित्त मंत्री ने भी अपने वादे को निभाया और अपना 8वां बजट मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी में पेश कर दुलारी देवी की कला को सम्मान दिया। वित्त मंत्री सीतारमण ने ऑफ व्हाइट साड़ी पहनी जिस पर मधुबनी पेंटिंग बनी थी। पेंटिंग में पूरे बॉर्डर पर मछलियां बनी थी जिसे धन का प्रतीक माना जाता है और मछली वाली साड़ी शुभ मानी जाती है। इस साड़ी का कनेक्शन पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी से है। दुलारी देवी बिहार की जानी मानी मधुबनी पेंटर हैं। उन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा पेंटिंग बनाई है। बिहार की कला को बढ़ावा देने के लिए दुलारी देवी को 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। जब वित्त मंत्री एक कार्यक्रम के लिए मधुबनी गई तो उसी दौरान दुलारी देवी ने वित्त मंत्री को साड़ी उपहार के तौर पर दी और उसे पहनने का निवेदन किया था। वही साड़ी पहनकर वित्त मंत्री ने 2025-26 के लिए देश का बजट पेश किया। इस पर बिहार से जुड़े नेता ने आभार व्यक्त किया। हम लोग थे साथ मधुबनी में जब उनको दुलारी देवी जी जो पद्मश्री हैं, मोदी और नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में उनको पद्मश्री दिया था। उन्होंने ये साड़ी गिफ्ट किया था और वहां पर लोगों ने आग्रह किया था कि बजट पेश करते समय अगर पहनेंगी तो पूरा एक अच्छा रहेगा उसके लिए। और मैं धन्यवाद देता हूं पूरा मिथिला की तरफ से कि उन्होंने आज ये साड़ी पहनी और एक मैसेज पूरे उसमें दिया। निर्मला सीतारमण ने 8 बार अंतरिम और पूर्ण बजट पेश किया है और हर बार उनकी साड़ी चर्चा में रही है। उनकी हर एक साड़ी एक अलग कहानी कहती है, लेकिन इस बार उनकी साड़ी न सिर्फ कहानी कहती है बल्कि एक कला को सम्मान देती है। और चलिए अब बात महाकुंभ की, क्योंकि इस बार महाकुंभ नया कीर्तिमान रच रहा है। अब तक 19 दिन में करीब 33 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं और जो कई देशों की आबादी से बहुत ज्यादा है। सिर्फ 2 देश भारत और चीन को छोड़ दे तो अब तक महाकुंभ में पाकिस्तान, इंडोनेशिया की आबादी से ज्यादा लोग कुंभ स्नान कर चुके हैं। और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश अमेरिका में जितने लोग रहते हैं करीब उतने लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। इसी पर देखिए रिपोर्ट। इस महाकुंभ में रोजाना एक नया विश्व रिकॉर्ड बन रहा है। महाकुंभ में अब तक आबादी के लिहाज से दुनिया के चौथे 5वें सबसे बड़े देश इंडोनेशिया और पाकिस्तान की आबादी से कहीं ज्यादा अधिक लोग महज 19 दिन के अंदर संगम में स्नान कर चुके हैं और अगले 24 घंटे के अंदर अमेरिका की आबादी से भी अधिक लोग महाकुंभ में स्नान कर एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में अब तक 32 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। दुनिया के 195 देशों में से 192 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 30 करोड़ से भी कम है। अगर चौथे और 5वें नंबर की बात करें तो वो आबादी इंडोनेशिया और पाकिस्तान की है जो भी 30 करोड़ से कम है। जबकि महाकुंभ 2025 में अब तक 32 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं, यानी कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी इस वक्त महाकुंभ 2025 में स्नान कर चुकी है।
भारत और चीन को छोड़ दें तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया से ज्यादा लोग महाकुंभ में पहुंचे हैं। पाकिस्तान और इंडोनेशिया विश्व की चौथी और पांचवी बड़ी आबादी वाला देश है। पाकिस्तान की आबादी करीब 24 करोड़ 5 लाख है, तो महाकुंभ में पाकिस्तान से करीब 9 करोड़ ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। इंडोनेशिया की आबादी 27.75 करोड़ है, यानी महाकुंभ में इंडोनेशिया से करीब 5 करोड़ ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी अमेरिका में है, 33.49 करोड़। अब तक महाकुंभ में करीब 33 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और ये आंकड़ा भी जल्द पार होने वाला है। दुनिया के 195 में से 192 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 30 करोड़ से कम है। देश विदेश के कोने कोने से लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं और लगातार श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब तक करीब 33 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। बिहार से। कैसी व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था है। आप कहाँ से? बंगाल से है। कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, योगी जी के देश में बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जय जय सिया राम। आप लोग कहाँ से हैं? बिहार। कैसा अरेंजमेंट है? बहुत अच्छा है। कुछ दिक्कत तो नहीं है? नहीं। आप क्या कहना है? हम बंगाल से। बहुत अच्छा व्यवस्था, बहुत ही ज्यादा अच्छा। कहाँ से आए? बिहार से हैं। फुल व्यवस्था है यहाँ। हाँ, यहाँ कोई चीज का कमी नहीं। योगी या मोदी का? और भी लोग हमारे साथ। कहाँ से आए हैं? बिहार से। कैसा अरेंजमेंट है? बहुत अच्छा, बहुत सही, एकदम मतलब फर्स्ट क्लास व्यवस्था है, जितनी होनी चाहिए। इतनी पॉपुलेशन, इतना क्राउड को मेंटेन करना बहुत नॉर्मल सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और जिस हिसाब से योगी जी यहाँ पे जो मतलब व्यवस्था है, जो जिस हिसाब से पब्लिक को सारा सपोर्ट मिल रहा है, हर फैसिलिटी है, कहीं कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं है। पूरा कमांडो से लेके NSF, BSF सब कुछ की व्यवस्था बहुत अच्छा, बहुत अरेंजमेंट है। हम लोग बहुत सेटिस्फाइड, बहुत अच्छा। आपने सुना, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर सुख सुविधा और सुरक्षा के लिए जो इंतजाम किए गए उनके बारे में जानकारी दें। कहाँ से आए हैं? बिहार शरीफ, नालंदा जिला। किस तरह का अरेंजमेंट है? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छा, कोई तरह का दिक्कत नहीं। अच्छी तरह गंगा स्नान किए और बजरंगबली का दर्शन भी किए। आप कहाँ से आए? बिहार शरीफ। कैसा अरेंजमेंट? बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर हमरा लगा देखने के लिए। कहाँ से आए हैं? बलरामपुर। कैसा अरेंजमेंट? बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है। योगी सरकार में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है। आप देख सकते हैं और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए हैं? लखनऊ से आए। किस तरह का अरेंजमेंट है? बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है, जो भी है सारी व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई है योगी जी ने। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा राज चल रहा है उनका, और मैं उनको जय जय श्री राम बोलना चाहता हूँ बस इसी तरीके से। आप कहाँ से आए हैं? हरदा से। किस तरह का अरेंजमेंट है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप? भोपाल से आए हुए हैं, और यहाँ की कुंभ में जो व्यवस्था की गई बहुत अच्छी व्यवस्था की, किसी प्रकार से किसी को नुकसान नहीं हुआ और कोई परेशान भी नहीं हुआ, सही व्यवस्था है बहुत। सनातन के सबसे बड़े मेले में इस वक्त श्रद्धा, भक्ति, उत्साह और उमंग का संगम दिख रहा है। आगे बसंत पंचमी का अमृत स्नान है, जिसके लिए भी तैयारियां पूरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को प्रयागराज दौरे पर महाकुंभ पहुंचे। परिवार के साथ पहुंचे उपराष्ट्रपति ने संगम में पवित्र स्नान किया और पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। पूजा पाठ के बाद उपराष्ट्रपति कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे। शनिवार को प्रयागराज पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। महाकुंभ में पहुंचते ही उपराष्ट्रपति सबसे पहले संगम पहुंचे और स्नान किया। संगम स्नान के बाद धनखड़ ने मां गंगा की पूजा अर्चना की और महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान नाव पर सवार होकर उपराष्ट्रपति पक्षियों को दाना खिलाते हुए भी नजर आए। महाकुंभ में उपराष्ट्रपति अपने परिवार के साथ पहुंचे और दुनिया के सबसे बड़े आयोजन का हिस्सा बने। ये तस्वीरें अपने आप में अनोखी हैं। सीएम योगी के साथ उपराष्ट्रपति पक्षियों को दाना खिला रहे हैं। विदेशी पक्षी भी इन दिनों संगम पर डेरा जमाए हुए हैं।
और हर आम खास का इसी अंदाज में स्वागत भी कर रहे हैं। महाकुंभ दौरे पर उपराष्ट्रपति के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। सभी ने पवित्र स्नान किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बेहद सादगी भरे अंदाज में महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे। महाकुंभ स्नान के बाद अक्षयवट, सरस्वती कूप और लेटे हनुमान मंदिर में भी उपराष्ट्रपति के दर्शन पूजन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। महाकुंभ में जुटी भीड़ के बीच खास लोगों की मौजूदगी भी बता रही है कि 144 साल बाद का ये संयोग अपने आप में हर किसी के लिए किसी उल्लास से कम नहीं है। हर कोई संगम में पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ का भागीदार बनना चाह रहा है। बहरहाल महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार जुट रही है और तीसरे अमृत स्नान पर भीड़ और बढ़ने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में करोड़ों की तादाद में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की वजह से हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। महाकुंभ क्षेत्र में लोग छोटी छोटी दुकान लगाकर रोजगार कर रहे हैं। करोड़ों की भीड़ में इनकी अच्छी खासी बिक्री हो रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट देखिए इसी पर। देखिए चाय बन रही है तो कहीं पकौड़ियाँ कर रही है। पकौड़ी के साथ साथ आगे आगे आपको ब्रेड पकौड़ा भी मिलेगा। ब्रेड पकौड़े के साथ यहाँ पे भोजन भी बनाया जा रहा है। किस तरीके से आप देख रहे होंगे कि आटा लगाया जा रहा है, सब्जियां काटी जा रही है। ये ऐसी दुकानें हैं जो महाकुंभ में आपको एक जेन्युइन दाम यानी कि कम पैसे में आपको खिला रही है। आइए बात करते हैं इस दुकान के मालकिन से, क्या उनकी राय है और किस तरीके से वो रोटी, कपड़ा और मकान पे यहाँ पे अपनी राय रखते हैं। जी बताएं आप, क्या आप यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं? मतलब कितनी कमाई हो रही है आपकी एक दिन में? एक दिन में हमारे 4-5 हजार की कमाई हो रही है। और क्या कहते हैं, हम रोटी, चावल, दाल सब बनाते हैं। अपने बच्चों के लिए कमाने आए हैं। आप जब पैसे कमा लोगे, अभी महाकुंभ खत्म हो जाएगा तो वो पैसे आप करोगे क्या? लड़की लड़का को शादी करेंगे, घर बनवाएंगे, कपड़ा खरीदेंगे और क्या करेंगे। तो आप चाय भी बना रहे हैं, कितनी चाय की बिक्री हो जा रही है एक दिन में? कितने कप आप चाय सेल कर रही है? 1000 कप चाय बिक रही है हर रोज। कहाँ से हैं आप? करछना से। आप यही प्रयागराज से? तो जैसा आपने सुना कि प्रयागराज के वो मूल निवासी जिनको पता है महाकुंभ में किस तरीके से आय जनरेट किया जाएगा, यूं तो आप देख पा रहे होंगे इन्होंने भी वीआईपी व्यवस्था नहीं कर रखी है। एक सामान्य सी व्यवस्था को लेकर के ये चल रहे हैं और आप किस तरीके से देख रहे हैं लोग इनके द्वारा बनाए गए इन व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। चकेड़ेपन से जीत को भी अपने बरकरार रखे हैं। और प्रयागराज संगम की रेती पर लोगों का जमावड़ा भारी मात्रा में हर रोज बढ़ता जा रहा है। कई किलोमीटर पैदल सफर कर श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच रहे हैं। भीड़ का सामना करने के बावजूद श्रद्धालु महाकुंभ में सरकार की ओर से कई व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे हैं। देखिए रिपोर्ट। पहुंच चुके हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कुछ युवा साथी जो कि यहाँ पर आए हैं। इनका एक बड़ा दावा है, ये कह रहे हैं कि मैं 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर जैसे तमाम बड़े आंकड़े यानी पैदल चल के तय किया हूँ। ना कोई वाहन, ना कोई साधन। मैं तो राजस्थान से साधन से आया था, उत्तर प्रदेश प्रयागराज, लेकिन प्रयागराज जैसे मैंने पहुंचा मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं पैदल विचरण करूं, हर एक सेक्टर में जाऊं, हर एक प्रकार के लोगों से मिलूं। कहाँ साधु संत हैं, कहाँ अखाड़े हैं, कहाँ मेला है, कहाँ झूला है, कहाँ रेला है, कहाँ ठेला है, कहाँ ढाबा है, कहाँ भोजन है, कहाँ डोम सिटी है, कहाँ तमाम ऐसी चीजें जो महाकुंभ में मिलने वाली है वो कहाँ कहाँ मौजूद है और ये युवा साथी कहाँ कहाँ पहुंचे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कुछ इनकी राय है इस सफर को लेकर के। सबसे पहले तो आपको राधे राधे, हर हर महादेव। तो सबसे पहले कि हमने मतलब 3 दिन हो गए हमें आए हुए यहाँ पे, और हमने लगभग 3 दिन से हम ट्रैवल ही कर रहे हैं, इधर उधर पैदल ट्रैवल कर रहे हैं। और सबसे पहले प्रशासन का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि ये आई थिंक ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फेस्टिवल है जहाँ पे मतलब इतने लोग देश विदेश से मतलब यहाँ पे आ रहे हैं, और उसके अंदर इतनी बड़ी एक एक बारीकी से व्यवस्था की गई है। जो भी हमारी मोदी सरकार है, योगी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जो भी यहाँ का प्रशासन है, बाहर से भी एनडीआरएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, पुलिस का उत्तर
महाकुंभ में शनिवार का दिन खास रहा। 73 देशों के 116 राजनयिक प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ में शामिल हुए। विदेशी राजनयिक भारतीय संस्कृति को नजदीक से देखने के लिए खासे उत्साहित भी नजर आए। डेलीगेशन के सदस्यों का जोरदार स्वागत किया गया और फिर एयरपोर्ट से वो महाकुंभ पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। हम इनका स्वागत करने के लिए आए हैं। सभी लोग इस महाकुंभ में पधारे हैं। हम सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। As ambassador of Argentina, we are very happy. We can't find this in any other place of the world. भारत मेरे लिए दूसरा घर जैसा है। महाकुंभ में 73 देशों के 116 राजनयिक पहुंचे, जिनका प्रयागराज पहुंचने पर मेला प्रशासन ने स्वागत किया। अमेरिका, रूस, यूक्रेन, जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, ब्राजील, मलेशिया के राजदूत महाकुंभ में शामिल हुए। न्यूजीलैंड, इटली, कनाडा, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड समेत 73 देशों के राजनयिक महाकुंभ पहुंचे हैं। विदेशी डेलीगेट्स का महाकुंभ मेला में अखाड़ों की परंपराओं और आध्यात्मिक संस्कृति में साक्षात्कार हुआ। It's a unique experience. Of course, we are going to be touching a spiritual way. That's what we are expecting, and it's something we can't find this in any other place of the world. So it's not being happy. It's more than that. It's just being open to this experience and being also have the chance to share with friends and family and our people in the country. To show something different. This is something unique. Thank you for welcoming us. I am feeling very blessed and privileged to be here amongst the other people. I think it's a very rare opportunity, not only for the foreigner, but also for the locals. Because what's happening now, it's happening very rare. Every 144 years, am I right? Yes. So I feel really blessed and privileged. विदेशी डेलीगेट सबसे पहले अरैल के अस्थायी सर्किट हाउस त्रिवेणी संकुल पहुंचे। इसके बाद सभी राजनयिकों ने संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई, जिसके बाद डेलीगेट्स मेंबर अक्षय वट, सरस्वती कूप और हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे। I am feeling very well. I am very much excited. I want to congratulate to you and to your government for organizing such a great spirituality event. There is also mission, a big mission of the peace and also the sacrifice. So I came also for the holy dip and I'm looking forward. It will be a beautiful day. Fantastic. I admire, I love, I am fan of India. I like your history, rich culture, yoga and many other things. And Bharat मेरे लिए दूसरा घर जैसा है. Very impressive country. It's more a continent with very diverse cultures and very excited to be here and discovering the country. And this is one of the trips that we do, and it's probably one of the highlights that we will do here in India today. डिजिटल महाकुंभ सेंटर और सेक्टर 6 में लगे यूपी स्टेट पवेलियन में प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। महाकुंभ के अखाड़ा नगर में साधु संतों से मुलाकात कर सनातन संस्कृति से रूबरू होने का मौका राजनयिकों के लिए अपने आप में अनोखा और खास है। हम इनका स्वागत करने के लिए आए हैं। सभी लोग इस महाकुंभ में पधारे हैं। हम सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। कंट्री के एम्बेसडर्स आए हैं, हाई कमिश्नर्स आए हैं कुंभ में। उनके स्वागत के लिए मैं और हमारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी आए। बहुत अच्छा लग रहा है, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है और उत्साह बहुत है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 30 करोड़ के पार हो चुकी है। देश के अलग अलग राज्यों के भक्त ही नहीं, विदेशी श्रद्धालुओं के लिए भी दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन अपने आप में अद्भुत है और अनोखा है। 73 देशों के राजनयिक भी महाकुंभ पहुंचे तो भारतीय संस्कृति से रूबरू होकर महाकुंभ के साक्षी बने। सभी ने स्वागत से लेकर इस आयोजन की जमकर तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए राजस्थान लाइव।